हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2020 में रिलीज हुई मूवी दुर्गामती को, जो 2018 में आई मूवी भागमती की एक रीमेक है। और इन दोनों ही मूवी को जी अशोक ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस मूवी की IMDb की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा नई है, इसलिए इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी फ्लक्चुएट हो रही है और आपको यह मूवी Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। तो आपका ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जिसके गांव के लोग काफी डरे हुए से हमें दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद उन लोगों के ऊपर कोई अटैक कर देता है और उसमें हमें उस किलर का फेस नहीं दिखाया जाता है जो गांव वालों के ऊपर अटैक कर रहा है। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हमें ईश्वर प्रसाद नामक एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि एक सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था। ईश्वर प्रसाद ने एक जर्नल मीटिंग बुला रखी थी, जिसमें हमें पता चलता है कि उनके राज्य में 6 महीने में 12 मंदिरों से भगवान की प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गई थी। ईश्वर प्रसाद सारे गांव वालों से वादा करता है कि अगर उसने 15 दिन के अंदर वह प्राचीन मूर्तियां ढूंढ के नहीं निकाली तो वह राजनीतिक पार्टी को छोड़ देगा और ईश्वर के जाने के बाद उसकी पार्टी को अजय नाम का एक व्यक्ति संभालेगा, जो कि मामूली किसान का बेटा था। और इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स को लगता है कि ईश्वर प्रसाद एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। इस सब भाषण को सुनकर सीएम काफी परेशान थे और वह ईश्वर को किसी फ्रॉड के अंदर फंसाने के लिए सीबीआई ऑफिसर शताक्षी गांगुली को बुलाते हैं। शताक्षी तुरंत टीम बैठाकर ईश्वर प्रसाद के खिलाफ कुछ बुरा एविडेंस खोजने की कोशिश करती है, लेकिन ईश्वर का राजनीतिक करियर एकदम क्लीन था। तभी शताक्षी सबको बताती है कि जिन 12 मंदिरों से भगवान की प्राचीन मूर्तियां चोरी हुई है, उन सब मंदिरों में ईश्वर प्रसाद जरूर मौजूद था, क्योंकि ईश्वर प्रसाद उन मंदिरों में कभी उद्घाटन करता तो कभी वहाँ पर आराधना या पूजा करने पहुँच जाता था। लेकिन इस क्लू के दम पर ईश्वर को टारगेट करना या अरेस्ट करना मुनासिब नहीं था, इसीलिए शताक्षी ACP चंचल चौहान से पूछताछ करने का फैसला करती है। इसीलिए शताक्षी गांगुली IAS चंचल चौहान से पूछताछ करने का फैसला करती है। वैसे तो चंचल चौहान अभी जेल में है, लेकिन वह पिछले 10 सालों से ईश्वर प्रसाद की पर्सनल सेक्रेटरी बनकर भी काम कर चुकी थी। अब आप सबको लग रहा होगा कि चंचल चौहान जेल में क्यों थी। चंचल के ऊपर अपने पति को गन से शूट करने का इल्जाम लगा हुआ था और चंचल के पति का भाई ACP अभय सिंह था, जो मूर्ति चोरी वाले केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ACP अभय सिंह को जानबूझकर इस केस में रखा गया था ताकि उसकी चंचल से पर्सनल प्रॉब्लम को CBI यूटिलाइज कर सके। फिर CBI वाले लोग चंचल से गाँव के पास वाली दुर्गामती हवेली में पूछताछ करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि गांव के लोग उस हवेली को भूतिया मानते थे, इसलिए वहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। गांव वालों का कहना था कि हवेली की महारानी दुर्गामती की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और गांव वालों का यह भी कहना था कि उस हवेली की महारानी दुर्गामती अमावस की रात को लोगों की बलि चढ़ाती थी, जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। लेकिन महारानी के दुश्मनों ने उन्हें मार डाला, जिसके बाद उनकी आत्मा उस हवेली में आज भी भटकती है। CBI टीम चंचल चौहान को तुरंत उस दुर्गामती हवेली में लेकर आते हैं। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ACP अभय सिंह चंचल चौहान से काफी ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि चंचल के ऊपर अभय सिंह के भाई को मार डालने का इल्जाम था। चंचल के साथ उस हवेली में हवलदार नंदू, गोपी, पीतल देवी और वॉचमैन रहने वाला था, क्योंकि चंचल उस हवेली में कुछ दिन बिताने वाली थी। अब हवेली में पहुँचते ही उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है, जैसे दिए का अपने आप बुझ जाना, वॉचमैन का अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव करना। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स को लगता है कि चंचल पर कोई तो नजर रख रहा था। तभी चंचल को सामने एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है और चंचल उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कंचन नामक एक औरत आ जाती है, जो कि वॉचमैन की पत्नी थी और उसी पर सब लोगों की भोजन पानी कराने की जिम्मेदारी थी। तो चंचल से पूछताछ शुरू होती है और हमें पता चलता है कि CBI वालों ने हर कमरे
कमरे में एक कैमरा लगा रखा है, सिर्फ चंचल के कमरे व बाथरूम को छोड़कर। चंचल से पूछताछ के दौरान चंचल बार बार कहती है कि ईश्वर प्रसाद एक ईमानदार पॉलिटिशियन है। तो शताक्षी गांगुली को चंचल से ईश्वर प्रसाद के खिलाफ कोई भी बुरा एविडेंस नहीं मिलता है, तो वह पूछताछ को नेक्स्ट डे पर कंटिन्यू करने की सोचती है। उसी रात चंचल दुर्गावती की एक किताब पढ़ रही होती है और उसकी रिंग गिरकर एक कमरे में चली जाती है। चंचल वह रिंग को निकालने का प्रयास करती है और हम सब देख पाते हैं कि चंचल के ऊपर किसी अदृश्य शक्ति ने हमला कर दिया है। तो चंचल वहाँ से बाहर भागती है और बाहर दरवाजे के पास आकर नंदू और गोपी से दरवाजा खोलने की जिद करती है, लेकिन वह एसीपी अभय सिंह के ऑर्डर के कारण वह गेट नहीं खोलते हैं और इसी कारण से चंचल को सारी रात उस गेट के पास होकर ही बितानी पड़ती है। सुबह कंचन आती है और दरवाजा खोल के वह देखती है कि चंचल के शरीर पर काफी चोट के निशान भी है। तो उसी सुबह पूछताछ वापस शुरू होती है और आज भी चंचल पूछताछ के दौरान ईश्वर प्रसाद के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलती और चंचल स्टेटमेंट के दौरान एकदम कॉन्फिडेंस होकर जवाब देती है और कोई भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। या यह भी हो सकता है कि चंचल ने झूठ बोलने की पहले से ही ट्रेनिंग ली हो। खैर, चंचल को उसी रात एक कमरे के अंदर एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक औरत ने फांसी लगाई हुई थी, जिसके तुरंत बाद चंचल वहाँ पर एक फिल्म प्रोजेक्टर देखती है और फिर से कोई अदृश्य शक्ति चंचल पर हमला कर देती है। तो चंचल चिल्लाती है और चंचल की चिल्लाहट सुनकर गोपी और नंदू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वह देखते हैं कि चंचल को कोई बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन वह अदृश्य शक्ति नंदू और गोपी को नजर नहीं आती है। तभी चंचल ड्रैग होकर एक अंधेरे कमरे में चली जाती है और इस सब दृश्य को देखकर गोपी और नंदू काफी डर जाते हैं और इसके तुरंत बाद चंचल दुर्गावती के रूप में प्रकट होती है और चंचल को देखकर ऐसा लगता है कि दुर्गावती की आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया है और उसे अपने वश में कर लिया है। चंचल के अंदर से दुर्गावती बोलती है कि वह चंचल को यहाँ से नहीं जाने देगी और इसके तुरंत बाद ही वह गोपी और नंदू पर हमला भी कर देती है। अगले दिन ये सब घटना सीबीआई वाले अपने कैमरा फुटेज में देख रहे होते हैं और इसी दौरान हमें पता चलता है कि नंदू हॉस्पिटलाइज हो गया है। अगले सीन में हमें ईश्वर प्रसाद को दिखाया जाता है जो मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया था और उससे 35 किलोमीटर दूर ही एक मंदिर में प्राचीन मूर्ति की चोरी हो रही थी। इस चोरी में अजय शामिल था जो ईश्वर की राजनीतिक पार्टी को संभाल रहा था। ईश्वर प्रसाद को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन सब प्राचीन मूर्तियों की चोरी के पीछे अजय का हाथ है, लेकिन उसे अजय पर थोड़ा थोड़ा शक जरूर हो गया था। खैर, अब कहानी पास्ट में जाती है जब चंचल एक IAS ऑफिसर रहती है। यहाँ हम व्यूअर्स शक्ति नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि गरीबों की काफी मदद करता था और वह गरीबों के हक के लिए काफी बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुका था। और ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में जनता काफी भड़क गई थी जिसमें उन्होंने काफी दंगे भड़का दिए थे, जिसमें चंचल फंस गई थी। उसमें से शक्ति ने चंचल को बचाया, जिससे पता चलता है कि शक्ति कितनी सच्चे दिल का व्यक्ति था। शक्ति अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी कर गाँव आया था ताकि वह गरीब गाँव वालों की मदद कर सके। शक्ति अभय सिंह का भाई था। तो चंचल को धीरे धीरे शक्ति से प्यार हो जाता है और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब हमारे मन में यहाँ पर सवाल आता है कि चंचल ने शक्ति को क्यों मार डाला था। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और हम चंचल को हवेली में देखते हैं जिससे मिलने के लिए एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर चंचल से दुर्गावती के बारे में सवाल जवाब करते हैं और डॉक्टर कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं जिससे चंचल के अंदर की दुर्गावती को गुस्सा आए और बिल्कुल ऐसा ही होता है और हम व्यूअर्स दुर्गावती को चंचल के ऊपर हावी होते देख पाते हैं। तभी अचानक रानी दुर्गावती डॉक्टर पर हमला कर देती है और वह हमें पास्ट की कहानी सुनाने लगती है। रानी दुर्गावती बोलती है कि वह महाती साम्राज्य को चलाती थी और उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही तलवार चलाना सीख ली थी। उनके साम्राज्य में बाज शहबाज नामक एक व्यक्ति ने उन्हें धोखा दिया था। पहले तो उस व्यक्ति ने रानी दुर्गावती का दिल जीता, जिससे खुश होकर रानी दुर्गावती ने उसे सेनापति नियुक्त कर दिया था। जिसके बाद वह अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे साम्राज्य को लूट लेता है और रानी को दिमागी तौर पर पागल बताकर एक कमरे में कैद करवा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप रानी दुर्गावती अपने आप को फांसी लगा लेती है। रानी दुर्गावती कहती है जब तक वह बाज शहबाज से अपना बदला ना ले ले वह यहाँ से नहीं जाएगी। डॉक्टर सीधे
सीबीआई टीम को बताते हैं कि चंचल मेंटली अनस्टेबल है, जिसके कारण वह दुर्गामती की कहानी में फंस गई है। चंचल डॉक्टर से अरेबिक भाषा में भी बात कर रही थी, लेकिन उसे यह भाषा आती तक नहीं थी। इस सिचुएशन को देखकर सीबीआई टीम वाले एक तांत्रिक से मदद मांगने की सोचते हैं और उसी रात एक तांत्रिक को भी बुलाया जाता है। तांत्रिक हवेली के पास आते ही एक खुफिया दरवाजे का पता लगा लेते हैं, जिसके अंदर आया जाया जा सकता था। वह तांत्रिक हवेली में एक निराकार रुद्राक्ष स्थापित करवाते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी में ब्लैक हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी में रेड हो जाएगी। इतना ही नहीं, तांत्रिक एक वाटर पॉट चंचल के कमरे में भी रखवाते हैं, जो अगर नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आई तो उसमें से दुर्गंध आएगी और अगर पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आई तो उसमें से सुगंध आएगी। इस सब प्रक्रिया को पूरा होने के लिए 2 दिन का समय लगेगा। अगर ये बात सच हो जाती है तो इससे साबित हो जाएगा कि उस हवेली में किसी आत्मा का निवास है। खैर, अगले दिन फिर पूछताछ आरंभ होती है और सीबीआई वालों को प्राणधारा प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, जिस पर ईश्वर प्रसाद काम कर रहे थे। इस प्राणधारा प्रोजेक्ट के अनुसार गाँव में एक डैम बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप 135 गाँव वालों को बिजली व उपजाऊ भूमि दी जाएगी। लेकिन शताक्षी को इस प्रोजेक्ट के इरादों पर शक था, लेकिन चंचल साफ साफ कहती है कि यह प्रोजेक्ट लोगों की भलाई के लिए ही है। एनीवेज, अब सीन शिफ्ट होकर एसीपी अभय सिंह पर फोकस करता है और एसीपी अभय सिंह को पता चलता है कि चंचल जल्द ही छूट जाएगी, क्योंकि उसने आत्मरक्षा में अपने पति को शूट किया था। यह बात सुनकर एसीपी अभय सिंह को काफी गुस्सा आता है और वह रात को हवेली में जाते हैं ताकि वह चंचल को मार सके। जिसके बाद एसीपी अभय सिंह हवेली में एंटर करते हैं और उन्हें वह निराकार रुद्राक्ष काला मिलता है और चंचल के कमरे में रखा वाटर पॉट में से भी दुर्गंध आने लगती है। अब एसीपी अभय सिंह को पता चल जाता है कि इस हवेली में आत्मा का निवास है और एसीपी के साथ भी कुछ अनोनी घटना स्टार्ट हो जाती है। वह चंचल को फांसी पे लटका हुआ देखते हैं और तुरंत ही चंचल को बचा लेते हैं। वह देखते हैं कि चंचल पर कोई अदृश्य शक्ति हमला कर रही होती है और चंचल अपने हाथ में हथौड़े की मदद से कील भी घुसा लेती है और तभी वहाँ पर अचानक आग लग जाती है और दुर्गावती की किताब भी जल जाती है। एसीपी अभय किसी तरह चंचल को बचाकर हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, जिसके बाद सीबीआई टीम के पास कुछ साबित करने को बचा नहीं था। वह ये भी मानने लग जाते हैं कि उस हवेली में आत्मा का निवास है और वे ये भी मानने लग जाते हैं कि चंचल को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है और चंचल दिमागी तौर से पागल भी हो चुकी है। शताक्षी गांगुली मान चुकी थी कि ईश्वर बहुत ही ज्यादा ईमानदार पॉलिटिशियन है, जिसको जबरदस्ती फंसाना मुमकिन नहीं है। फिर दूसरी तरफ ईश्वर प्रसाद चंचल से मिलने पागल खाने में आते हैं, क्योंकि चंचल को वहीं पर रखा गया था। इस सीन में हम देख पाते हैं कि चंचल काफी डरी हुई थी, इसलिए ईश्वर प्रसाद उससे अकेले में बात करते हैं और तभी इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि चंचल पजेस्ड होने का सिर्फ एक दिखावा कर रही थी। वह ये सब ईश्वर प्रसाद के कहने पर कर रही थी। दरअसल अहलू वाले ग्रुप ने ईश्वर को 1800 करोड़ रुपए दिए थे ताकि वह 135 गाँव को खाली करवा कर वहाँ पर डैम का कार्य शुरू कराए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से 8 गाँव के नीचे बॉक्साइट दबा हुआ था, जिसमें अगर माइनिंग की जाए तो उसकी कीमत लाखों करोड़ों में थी। ईश्वर प्रसाद ने चंचल को 1800 करोड़ में से 300 करोड़ ऑफर किए थे ताकि वह नाटक करते हुए ईश्वर प्रसाद को ईमानदार और सच्चा आदमी बताए। ये 1800 करोड़ फिलहाल चंचल के अकाउंट में रखे गए थे ताकि चंचल को न लगे कि ईश्वर प्रसाद भी उसके साथ धोखा कर रहा है। तो अब समय आ गया था कि चंचल 1500 करोड़ रुपए ईश्वर प्रसाद को वापस लौटा दे और यह नाटक जारी रखे, क्योंकि वह 6 महीने बाद तो वैसे ही छूट जाएगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ईश्वर के बुरे साइड को देख पाते हैं, जिसमें वह चंचल को उसके 300 करोड़ रुपए भी देने का नहीं सोच रहा था और वह अपना हॉलिडे स्विट्जरलैंड में बनाने का सोच रहा था। उसने यह पैसा चंचल के अकाउंट में इसलिए डलवाया था ताकि अगर वह फंसे तो वह सारा इल्जाम चंचल के ऊपर लगा सके, क्योंकि सारा पैसा चंचल के अकाउंट में ही था। वह लोगों के सामने ऐसा दिखावा कर रहा था कि उसे लोगों और चंचल की काफी फिक्र है, लेकिन उसे तो सिर्फ अपने 1800 करोड़ रुपए से मतलब था। और हमें ये भी पता चलता है कि उन मंदिरों में से प्राचीन मूर्तियां ईश्वर प्रसाद ने अजय की मदद से चोरी करवाई थी ताकि वह नीलामी में उन मूर्तियों को भारी दामों में बेच सके। दूसरी तरफ शताक्षी गांगुली वापस उस हवेली में पहुंचती है और उसे पता चलता है कि यह सब एक जाल था, जैसे कि चंचल की रानी दुर्गामती वाली कहानी झूठी थी जो उसने दीवारों में लिखे कुछ अक्षरों से बना दी थी। चंचल का अपने आप खिंचकर कमरे में जाना, यह सब वायरिंग का कमाल था। और सीबीआई का एक आदमी ईश्वर के साथ मिला हुआ था जो उसको पल पल की खबरें भी दे रहा था। इसी ऑफिसर के कारण ईश्वर प्रसाद को पहले ही
पता चल गया था कि सीबीआई टीम चंचल से पूछताछ करेगी, इसलिए चंचल के साथ मिलकर ईश्वर ने पहले ही प्लान बना लिया था। इसके अलावा हवलदार नंदू भी चंचल के साथ इस प्लान में शामिल था, जिसके कारणवश चंचल ने पूरी सीबीआई टीम को झांसा दे दिया था। यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि डैम के निर्माण के लिए 135 गाँवों को खाली किया जा रहा है। और शक्ति यहाँ पर नोटिस करता है कि पन्ना गाँव के अलावा 7 गाँवों को एक गाँव खाली करने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है। शक्ति तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वह लोगों को कहता है कि पन्ना गाँव को कोई भी खाली नहीं करेगा। फिर शक्ति वहाँ के सिंचाई अधिकारी को मारता है और फिर तुरंत चंचल को फोन लगाता है और अपने पास आने को कहता है। चंचल तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है और शक्ति फिर खुलासा करता है कि उसकी सरकार 8 एक्स्ट्रा गाँव को खाली कराने के लिए पैसा दे रही है। इस बात का पता चंचल को भी नहीं था और तभी वहाँ ईश्वर प्रसाद अपने गुंडों के साथ पहुँच जाता है और वह बताता है कि उन 8 गाँव के नीचे बॉक्साइट दबा हुआ है, जिससे वह 1800 करोड़ रुपए कमाएगा और वह शक्ति को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तभी शक्ति और ईश्वर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ईश्वर प्रसाद के गुंडे शक्ति को पकड़ लेते हैं और चंचल से शक्ति को शूट करने के लिए कहते हैं, लेकिन चंचल भावुक होकर उसे नहीं मार पाती है। इसलिए ईश्वर पन्ना गाँव के लोगों को मरवाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये वही सीन है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ गाँव के लोगों को मारा जा रहा है। तो शक्ति से ये सब नहीं देखा जाता है क्योंकि वह गाँव वालों से बहुत प्यार करता है, इसलिए चंचल के हाथों से वह खुद को शूट कर लेता है। इसलिए चंचल अपने पति के मर्डर केस में फंस जाती है और वह जेल चली जाती है। तो प्रेजेंट में ईश्वर प्रसाद का पीए चंचल से 1800 करोड़ रुपए के लिए साइन लेने जाता है, लेकिन चंचल गुस्से में आकर पेन उसकी हथेली में ही घुसा देती है। तो ये सब देखकर ईश्वर वापस चंचल के पास जाता है उससे सिग्नेचर कराने के लिए। चंचल पेपर्स पर सिग्नेचर तो करती है, लेकिन वह सिग्नेचर में दुर्गामती लिखती है। जी हाँ दोस्तों, चंचल ईश्वर प्रसाद के साथ डबल गेम खेल रही थी, जहाँ वह ऐसा दिखावा कर रही थी कि वह ईश्वर प्रसाद के साथ है, लेकिन वह ईश्वर को ही फंसा रही थी। सीबीआई टीम के पूछताछ के दौरान चंचल ने शताक्षी को काफी हिंट दिए थे, लेकिन वह ये सब बातें इनडायरेक्ट तरीके से शताक्षी को बता रही थी, क्योंकि सीबीआई टीम में ईश्वर प्रसाद का एक आदमी भी था जो ईश्वर को पल पल की खबरें पहुंचा रहा था। तो अब चंचल ईश्वर को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगी और यह सब जानकर ईश्वर प्रसाद चंचल पर बहुत ज्यादा भड़कता है और अपना काला सच चंचल को सुनाता है और वह बातें एक कैमरे के जरिए पूरे देश भर में लाइव टीवी के माध्यम से प्रसारित की जा रही थी। ऐसा करते ही उसका काला सच देश भर में सामने आ जाता है और मंदिरों से चोरी हुई मूर्तियाँ भी ईश्वर के घर से बरामद कर ली जाती है और पन्ना गाँव के लोगों को भी ईश्वर के चंगुल से छुड़ा लिया जाता है और अब ईश्वर प्रसाद पूरी तरह से चंचल के जाल में फंस गया था। ये सब देखकर ईश्वर को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी गन चंचल पर तान देता है, लेकिन चंचल बड़ी ही होशियारी से खुद के ही कंधे पर गोली चलवा लेती है। तभी वहाँ पर एसीपी अभय सिंह आ जाता है और उन्हें ईश्वर प्रसाद पर मजबूरन गोली चलानी पड़ती है और ईश्वर प्रसाद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। चंचल अब बहुत खुश थी क्योंकि उसने शक्ति की मौत का बदला ईश्वर से ले लिया था और ईश्वर प्रसाद जैसा करप्ट पॉलिटिशियन भी एक्सपोज हो चुका था। अब हमें लगता है कि कहानी शायद खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी 1-2 ट्विस्ट बाकी है। जैसे नंदू हमेशा से ही चंचल की मदद कर रहा था और ईश्वर प्रसाद व मूर्ति चोरी के बारे में चंचल ने ही सीबीआई टीम को सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी और जिस रात एसीपी चंचल को मारने हवेली में पहुंचा था तो चंचल ने सारी हकीकत एसीपी को बता दी थी कि शक्ति को उसने नहीं बल्कि ईश्वर प्रसाद ने मारा है। तो ये सब बात सुनकर एसीपी भी चंचल के प्लान में उसके साथ शामिल हो जाता है और वह चंचल के साथ मिलकर ईश्वर को मारने का प्लान पहले ही बना लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि चंचल को बचपन से ही मैजिक में इंटरेस्ट था, जिसका इस्तेमाल वह दुर्गामती हवेली में कर रही थी और उसी ने वहाँ पर निराकार रुद्राक्ष व वाटर पोर्ट को बदल दिया था, जिसे सबको यकीन हो जाए कि उस हवेली में किसी आत्मा का निवास है। अब वह 1800 करोड़ रुपए शक्ति फाउंडेशन में इस्तेमाल करेगी जिससे गरीबों की मदद की जा सके। तो दोस्तों, अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो साफ नहीं थी, जैसे एसीपी के आने से पहले ही ईश्वर प्रसाद को एक गोली लगी हुई थी, तो वह गोली किसने मारी थी। और दूसरी बात यह है कि चंचल दुर्गामती हवेली में अरेबिक भाषा बोल रही थी, लेकिन चंचल को अरेबिक भाषा तो आती ही नहीं थी और चंचल ने भी साफ साफ कहा था कि उसे अरेबिक भाषा नहीं आती है। तभी हमारे सामने एक फाइनल ट्विस्ट आता है और हमें हवेली के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जिससे सब साफ हो जाता है कि दुर्गामती हवेली में दुर्गामती की आत्मा सच में थी, जो चंचल को कभी कभी कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि चंचल सच्चाई का साथ दे रही थी और ईश्वर प्रसाद को चंचल नहीं
बल्कि दुर्गामती ही गोली मारती है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि हवेली में जो कुछ भी हो रहा था उसमें थोड़ा बहुत हाथ दुर्गामती की आत्मा का भी था। मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें, क्योंकि हम ऐसी ही हॉरर वीडियोस लाते रहते हैं।